हेलो फ्रेंड्स, देवभूमि जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टरों को, जिसके अंतर्गत आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे राज्य सरकार। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के में राज्य की क्या भूमिका होती है और राज्य का शासन कैसे काम करता है। इससे पहले हमने क्लास 6 के सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपको क्लास 6 के चैप्टर वाइज नोट्स देखने हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिकाएं हैं। उसके बाद भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं में कोस्टा रिका शहर का क्या तरीका रहा, केरल का अनुभव। उसके बाद हम बात करेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है। इसके अंतर्गत राज्य शासन कैसे काम करता है और विधायक कौन होता है। और लास्ट में हम बात कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। ये सभी चैप्टर सीटेट और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। राज्य सरकार, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य में राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है। तो पहला बिंदु है स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक और निजी, यानी जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनमें दो प्रकार के क्षेत्रों में बांटा है। एक तो है निजी स्वास्थ्य सेवाएं और एक है सार्वजनिक सेवाएं। ये दोनों एक ही दो पहलू हैं स्वास्थ्य के। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं सबको प्राप्त नहीं है, यानी जो हमारा देश है यहाँ सबको स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से प्राप्त नहीं है। हमारा जो संविधान है वह मानता है कि स्वास्थ्य का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का ही एक भाग है, यानी जो हमारा देश का संविधान है उसमें कहा गया कि स्वास्थ्य का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार है, यानी सबको समान रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। फिर भी वह समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी मौलिक अधिकार तो है लेकिन फिर भी सबके लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, यानी जो हम लोकतंत्र की अगर बात करते हैं तो सभी लोगों की क्या अपेक्षाएं रहती हैं कि सरकार उनके लिए कार्य करे, यानी उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखे। यह शिक्षा से हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित, रोजगार प्रदान करने, गृह निर्माण, सड़कों के विकास में, बिजली आदि कराने के माध्यम से हो सकता है, यानी सरकार हर तरीके से लोगों की मदद करे, ऐसा जनता का कहना है। अगला है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, यानी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है। तो संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, यानी सारे संसार में भारत में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, यानी सबसे अधिक जो महाविद्यालय हैं वो भारत में और यहीं सबसे ज़्यादा डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, यानी इन विद्यालयों से हर वर्ष लगभग 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। अगला बिंदु है पिछले वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई, यानी पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि जो हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल यानी हॉस्पिटल्स थे। 1950 में 2,717 हॉस्पिटल थे। अब सन 1991 की अगर हम बात करें तो 11,174 हॉस्पिटल बना दिए गए थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 होगी, यानी हर वर्ष बढ़ोतरी हॉस्पिटलों में होते रही। भारत में विदेशों से बहुत बड़ा संख्या में, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग चिकित्सा पर्यटक के रूप में अपना उपचार कराने के लिए भारत आते हैं। कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है, यानी भारत के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। अगला पॉइंट है भारत विश्व का दवाई में जो निर्मित करता है तो उसमें तीसरा बड़ा स्थान भारत देश का है, यानी तीसरा नंबर है भारत का जो विश्व में सबसे ज़्यादा दवाइयों का उत्पादन करता है और यहाँ भारी मात्रा में दवाइयाँ निर्यात
की जाती है, यानी यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात किया जाता है। भारत में करीब 5 लाख लोग यानी हर वर्ष करीबन 5 लाख लोग तपेदिक टीबी रोग यानी टीबी रोग से इनकी मौत या मृत्यु हो जाती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, यानी भारत में हमने क्या देखा कि सभी लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, जिसमें संचारणीय बीमारियां यानी एक से दूसरे को जो लग जाती हैं। इन बीमारियों से 21% जल जनित रोग यानी इनसे क्या होता है 21% जल जनित रोग जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। सार्वजनिक सेवाओं में अगर बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो है स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, यानी जो सार्वजनिक सेवाएं हम जिनसे कहते हैं वो क्या है, भारत सरकार के द्वारा इन्हें चलाया जाता है। ये अस्पतालों की एक श्रृंखला है। यह केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करते हैं, यानी इनसे शहरों में भी आप सुविधाएं ये देते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। अगर हम निजी सेवाओं की बात करें तो निजी सेवाएं हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर क्या करते हैं, अपने दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्साएं व्यवसायी RMP मिल जाते हैं, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने दवाखाने या अपने प्राइवेट निजी चलाते हैं। सरकारी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ भी बहुत जो अपने निजी तौर पर क्लिनिक चलाते हैं उनमें अपनी सेवाएं ये प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्याओं में प्रयोगशालाएं भी हैं, यानी इसमें काफ़ी संख्याओं में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, यानी ऐसे हॉस्पिटल हैं जो लोगों को विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जिनमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि ऐसी दुकानें भी हैं जहां हम दवाइयां खरीद सकते हैं। यानी हॉस्पिटल में ही क्या है, हमें सारी दवाइयां, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सभी वहीं एक ही जगह पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। अगर हम इसमें केरल के अनुभव की बात करें तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, यानी 1996 में केरल सरकार के द्वारा अपने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए गए। राज्य के पूरा बजट यानी जो राज्य के पूरे एक साल में जो बजट बनाया जाता है उसका 40% उन्होंने पंचायत को दे दिया, यानी अपने बजट का 40% हिस्सा पंचायत को दे दिया। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकते थे, यानी उस बजट से वो गांव अपनी योजनाओं को पूरा कर सकता था। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के लिए विकास और शिक्षा आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका, यानी इस बजट से लोग जो पंचायत क्षेत्र हैं वह अपने वहाँ विकास, शिक्षा कार्य, विकास, आहार, पानी इनकी व्यवस्थाएं करने में सक्षम हो सका। स्वास्थ्य सेवाओं में कोस्टा रिका शहर एक शहर है जिसे स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत आगे माना जाता है। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका यानी मध्य अमेरिका का यह शहर है जो स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है उनके संविधान में निहित कई वर्ष पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, यानी कोस्टा रिका जो शहर है उसने अपने संविधान को बदला और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि देश में वह सेना नहीं रखेंगे, यानी वह अपने देश में सेना नहीं रखेंगे और उन्हें सेना में जो व्यय किया जाने वाला धन था उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली, यानी जो अपने देश की सेनाओं में जो धन खर्च करते थे उसकी बजाय उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत जरूरतों में खर्च करना शुरू किया। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, यानी जो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट थी उनका मानना था कि अगर आपने देश का विकास करना है तो देश की जो जनता है उसका स्वस्थ रहना आवश्यक है। इसलिए देश अपने देशवासियों को स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है, यानी जो कोस्टा रिका शहर है वह अपने देशवासियों की स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं
देती है, यानी जो ये शहर है ये अपने जो वहाँ निवास करते हैं उनको सभी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं प्रदान करती हैं, जैसे पानी का सुरक्षित पानी या जो पीने का पानी है वो सुरक्षित होना चाहिए, साफ सफाई, पोषण और आवास की सुविधाएं उचित हों, स्वास्थ्य की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को शिक्षाएं दी जाती थी और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान यानी हर स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान लोगों को प्रदान किया जाता था। शिक्षा का एक जरूरी भाग इसे बना दिया गया, यानी वहाँ एक शिक्षा में इसे जरूरी भाग बना दिया गया। अब हम बात करते हैं राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी जो हमारे राज्य का शासन है वह कैसे कार्य करता है। यानी हम पहले पढ़ चुके थे क्लास 6 में हमने पढ़ा कि राज्य का शासन कैसे काम करता है। ये 3 स्तरों पे काम करता है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर है। स्थानीय स्तर पे आपने देखा कि ये एक स्थान से लेकर सारी कि वहाँ कैसी व्यवस्थाएं होंगी, कैसे वहाँ कार्य किए जाएंगे, ये सब स्थानीय स्तर पर होता है। ऐसे ही कुछ व्यवस्थाएं क्या है राज्य स्तर पर भी करी जाती हैं कि जो राज्य के अधीन लागू की जाती हैं, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो केंद्र के द्वारा बनाई जाती हैं जो पूरे देश में लागू होती हैं। अब हम बात करते हैं कि विधायक कौन होता है, यानी जो विधायक है वो कौन बनता है, क्या इसका चुनाव कैसे होता है। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है, यानी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें विधायक या एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। एमएलए का जो चुनाव है वह जनता करती है, उसके द्वारा ही चुनकर इसे विधानसभा भेजा जाता है। फिर भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं, यानी यही जो विधायक जनता के माध्यम से चुने जाते हैं यही मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, यानी सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जो विधायक होते हैं हम मान सकते हैं कि वह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, यानी भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, यानी जो हमारा राज्य है वह छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, यानी जनता के द्वारा जिसका चुनाव किया जाता है वह विधायक बन जाता है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, यानी जो राजनीतिक दल है अगर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में अगर हम माने कि कहीं पर 100 सीट है, अगर वह 50 से ज़्यादा सीट ले आए तो वह जीता माना जाता है। राज्य उस दल को बहुमत में मानता है। बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है, यानी जो जीतता है उसे सत्ता पक्ष और जिसकी हार होती है उसे विरोधी पक्ष माना जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री कहलाता है, यानी जो दल जीतता है उसके लोग जो हैं उसके विधायक मिलकर एक नेता का चुनाव करते हैं जिसे मुख्यमंत्री कहा जाता है, यानी वो मुख्यमंत्री बनता है। अगला है मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वह शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को चलाए, यानी जो मुख्यमंत्री है और जो विधायक हैं उनका यह दायित्व बनता है कि वह शासन को चलाए और मंत्रालय जो हैं उनको भी चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, यानी जो सभी विधायक जो मंत्री बनते हैं उसमें से कुछ उनके सबके अपने अपने कार्यालय होते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक होते हैं, यानी जो विधानसभा है वहाँ सभी विधायक होते हैं, चाहे वह सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, यानी किसी भी दल के हों। विधानसभा में सभी विधायक कहे जाते हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए ये लोग एकत्रित होते हैं, यानी अगर इन्हें किसी विषय पर चर्चा करनी है तो उसके लिए ये लोग विधानसभा में आते हैं। इस तरह कुछ विधायकों को दोहरी जिम्मेदारी दी जाती है, एक विधायक के रूप में दूसरा मंत्री के रूप में, यानी एक अगर विधायक के रूप में कार्य करता है एक तो वही मंत्री की दूसरी भूमिका के रूप में भी कार्य करता है। अगला बिंदु है सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य
शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। यानी सामान्य शब्दों की अगर हम बात करें तो सरकार का तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यानी इन सबका एक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाते हैं। अगर हम दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। यानी जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार प्रदान करते हैं। यानी जो विधायिका कहलाते हैं वह सरकार को जो कार्यकारिणी है उसे कार्य करने का अधिकार प्राप्त कराते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। पहला है जेनेरिक नाम। जेनेरिक नाम यानी दवाइयों के रासायनिक नाम को जेनेरिक नाम कहते हैं। वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। यानी ऐसी सामग्री जो दवाइयों को पहचानने में मदद करते हैं वे विश्व स्तर की पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। यानी एसिटाइल का जेनेरिक नाम है। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोग विभाग का संक्षिप्त रूप है। अगर हम ओपीडी को अगर पूरे नाम से जाने तो इसे कहा जाएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी बाह्य रोग विभाग। अगला है चिकित्सा पर्यटक। ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अगला है वॉलपेपर योजना। वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जाता है उसे वॉलपेपर परियोजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला बिंदु है संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य की सुविधाओं का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। धन्यवाद। आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।